आज की इस वीडियो में हम लोग एमयू के 11th एंट्रेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग जो है नेक्स्ट ईयर जो 11th एंट्रेंस का एग्जाम होने वाला है यानी 2026 में उस पर्पज से बना रहे हैं। उसके पीछे रीजन ये है कि कई बार होता क्या है कि बच्चे जो है सवाल की प्रैक्टिस नहीं करते, उनको पता नहीं होता क्वेश्चन जो है किस तरीके का आएगा। ठीक है, और उनकी तैयारी किस तरीके से करनी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो उठाते हैं तो कई बार ईयर वाइज होता है। ठीक है, तो उनको वो समझ नहीं पाते कि उनकी तैयारी कैसे करनी है। तो हम यहाँ पर चैप्टर वाइज जो है हर सब्जेक्ट का, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इंडो इस्लामिक, इनके वीडियोस लेकर आएंगे। ठीक है, ताकि व्यूअर्स को ये पता चले, मतलब जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं 11th एंट्रेंस की, कि सवाल किस तरीके के आते हैं। दूसरा, सवाल किस तरीके से हम करेंगे। ठीक है, उससे थोड़ा ये भी अंदाजा होगा कि हमें अपनी तैयारी किस तरीके की रखनी है। इस लेक्चर के दौरान, मतलब जब आप वीडियोस देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, तो पहले तो थोड़ा बहुत चैप्टर पढ़ लेना। उसके बाद भी अगर नहीं समझ में आता है सॉल्यूशन, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो कमेंट है कमेंट सेक्शन में आपको डाल देना है कि सर ये वाला चैप्टर जो है आप पढ़ा दीजिए। तो उस चैप्टर को जो है हम कोशिश करेंगे कि इस सीरीज के खत्म होने के बाद, बीच में तो नहीं कर सकते, इस सीरीज के खत्म होने के बाद हम वहां से वो चैप्टर शुरू कर दें। ठीक है, हम लोग बात करेंगे फिजिक्स के एमयू 11th एंट्रेंस की पीवाईक्यू की 2015 से 2025 तक चैप्टर वाइज कंसीडर करेंगे। अच्छा, एमयू में जो सिलेबस है 11th एंट्रेंस का वो 9th एंड 10th दोनों का है, इसलिए यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो भी होगा, मैथमेटिक्स, वो 9th 10th दोनों की होंगी। ठीक है, चैप्टर वाइज हम इसलिए कंसीडर करेंगे ताकि पढ़ने में आसानी हो, क्योंकि अभी शुरुआत से हम लोग कर रहे हैं तो बच्चे शुरू से पढ़ रहे होंगे। और पहले 9th क्लास के वीडियो बनाऊंगा ताकि, चूंकि आप 9th पढ़ चुके होंगे, 10th में अभी पढ़ने में तो टाइम लगेगा, इसलिए मोशन वाले चैप्टर से हम शुरुआत करेंगे। तो चैप्टर क्या है हमारा, तो चैप्टर है हमारा मोशन। इस मोशन वाले चैप्टर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम देखेंगे। ठीक है, 2015 से 2025 तक के क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास ये है कि द मोशन ऑफ एन एंट मूविंग यूनिफॉर्मली ऑन ए थिन स्ट्रिंग इज रिप्रेजेंटेड बाय विच ऑफ द गिवन वेलोसिटी टाइम डायग्राम। कह रहा है कि एक एंट है जो कि यूनिफॉर्मली मूव कर रही है एक थिन स्ट्रिंग पर, तो उसका वेलोसिटी टाइम डायग्राम क्या होगा। तो देखो यहां पर एक वर्ड क्या आया, यूनिफॉर्मली। ठीक है, अब सवाल है कि यूनिफॉर्म मोशन होता क्या, मैं थोड़ा थोड़ा बताते चलूं। देखो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि वेलोसिटी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। वेलोसिटी कांस्टेंट होने का क्या मतलब है, एक कई बार बच्चों से ये भी गलती होती है कि वेलोसिटी कांस्टेंट होने का क्या मतलब है। तो देखो वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब होता है कि मोशन की डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगा, वो फिक्स्ड होगा। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मोशन जो वो फिक्स्ड होगा। दूसरा कि मैग्नीट्यूड जो है वो भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड जो वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो अब अगर इस डायग्राम में देखें तो ये जो डायग्राम है इस ऑप्शन नंबर बी में वेलोसिटी टाइम के हिसाब से तब्दील नहीं हो रही है। अब ग्राफ में यहाँ पर ये देख सकते हैं स्लोप हर वक्त कांस्टेंट है, तो जाहिर सी बात है स्लोप तो यहाँ पर क्या है, 0 है। तो स्लोप 0 है यानी वेलोसिटी टाइम के हिसाब से तब्दील नहीं हो रही है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, a free falling object is represented by which of the following velocity time graph। ठीक है, कह रहा है एक फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ इनमें से कौन सा सही है। तो फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ, किसी हाइट से हमने किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ा होगा जिसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, और वो नीचे की तरफ आ रही होगी जिसका एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, g होगा। ठीक है, तो कह रहा है इनमें से कौन वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ जो है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ जो है फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ग्राफ में देखना एक चीज, इन्होंने वेलोसिटी के ऊपर मोड लगा दिया है, यानी कि सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर करनी है। ठीक है, तो अगर तुम्हें याद हो तो ऊपर से नीचे की तरफ जब हम आते हैं तो वेलोसिटी बढ़ती है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम लिख सकते हैं v = u + at। तो यहाँ देखो u तो 0 है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g और टाइम t है, यानी वेलोसिटी और टाइम क्या है, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और चूंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है तो पॉजिटिव होगा, यानी टाइम बढ़ने पर वेलोसिटी बढ़ेगी, यानी ये ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पे चलते हैं।
अगला सवाल क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये सवाल बहुत बढ़िया है, ये कॉन्सेप्चुअल भी है, यहाँ पर एक रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट जो आपको समझ में आएगा। और इन सवाल से आपको अंदाजा भी लगाना है कि टीचर कई बार आपको जो एडिशनल चीजें पढ़ाता है वो क्यों पढ़ाता है, उसके पीछे क्या वजह होती है। कई बार बच्चे जो है इनको बहुत हल्के में ले लेते हैं, ठीक है, और बाद में पेपर जो है टफ आ जाता है तो फिर परेशानी का सामना करना पड़ता है उनको। तो ये बहुत अच्छा सवाल है, और ये देखो बहुत पुराना नहीं है, 2024 का सवाल है। सवाल को पढ़ते हैं पहले, फिर देखेंगे इसका अप्रोच क्या होगा। कह रहा है इफ टू यूनिफॉर्मली बॉडीज ट्रेवल अलोंग द सेम डायरेक्शन, द डिस्टेंस बिटवीन देम reduced by 6 centimeter in 4 seconds, and if they travel towards each other then the distance between them reduces by 1 meter in 8 seconds. What is the ratio of speed with which they are traveling? ठीक है, क्या कह रहा है कि दो यूनिफॉर्मली मूविंग बॉडीज है, ठीक है। अब पहले जब वो दोनों एक ही दिशा में चलते हैं तो उनके बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर घट जाती है 4 सेकंड में, और जब वो दोनों एक दूसरे की तरफ चलते हैं यानी अपोजिट डायरेक्शन में जब चलते हैं तो उनके बीच की दूरी 1 मीटर घट जाती है 8 सेकंड में। तो मैं यहाँ पर आगे एक चीज बता दूं, एक चीज होती है रिलेटिव वेलोसिटी, यानी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या होती है। जब दो बॉडी एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है, जैसे मान लो इसकी स्पीड v1 है, इसकी स्पीड v2 है, ठीक है, तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो होती है v1 माइनस v2 या v2 माइनस v1, जो बड़ा हो उसमें से घटा लेना, ठीक है। सेम डायरेक्शन में जब होगा तो सेम डायरेक्शन में जब हो तो ये काम करना है। लेकिन जब वहीं पर अपोजिट डायरेक्शन में हो, ठीक है, मतलब ऐसी सिचुएशन हो कि ये इस तरफ मूव कर रहा है और ये इस तरफ मूव कर रहा है, ऐसे केस में जो रिलेटिव वेलोसिटी लोगे वो v1 प्लस v2 लोगे। मैं बताता हूं ऐसा क्यों करेंगे। देखो एक चीज सोचो, एक पर्सन यहां पर हो, एक पर्सन यहां पर हो, अगर दोनों एक ही तरफ चल रहा है तो मान लो अगर ये 4 मीटर आगे गया और ये 6 मीटर आगे गया तो हकीकत में इनके बीच की दूरी 2 ही मीटर घटी होगी। क्यों? क्योंकि 4 तो वो खुद आगे चला गया और 6 पीछे से आया, तो जो भी दूरी थी उसमें सिर्फ 2 का ही तो चेंज होगा। लेकिन इस केस में जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन से चल रहे होते हैं, मान लो ये 4 सेंटीमीटर चला या 4 मीटर चला और ये 6 मीटर चला, तो इन दोनों के बीच की जो पहले दूरी थी उनमें 10 मीटर का चेंज आ जाएगा, फर्क आ जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पर क्या होगा, v1 प्लस v2 होगा। तो पर सेकंड जैसे चेंज हो रहा होगा यहाँ पर ऐड होगा, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट होगा। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? ये कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया हो तो मैं दूसरी चीज बताता हूँ, ठीक है। दूसरी चीज बताता हूँ कि रिलेटिव डिस्टेंस बराबर जो है वो होता है v रिलेटिव इनटू टाइम। मतलब ये कुछ और नहीं है, मैं क्या कह रहा हूँ कि दूरी बराबर होता है यानी डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। अब मेरे ख्याल से ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो कह रहा है कि दो बॉडी जब अपोजिट डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन में चल रहे थे तो उनके बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर घटती है 4 सेकंड में। तो 6 सेंटीमीटर तो दूरी हो गई, तो इसको मैं लिख देता हूं ऐसे 0.06 मीटर बराबर क्या हो जाएगा, v1 माइनस v2 इंटू 4 फर्स्ट केस के हिसाब से, है ना। रिलेटिव डिस्टेंस बराबर रिलेटिव वेलोसिटी इंटू टाइम। दूसरे केस के हिसाब से क्या हो जाएगा, इनके बीच की दूरी 1 मीटर घटती है ना। रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पर क्या होगा, v1 प्लस v2 कितने टाइम में, 4 सेकेंड में, सॉरी 8 सेकेंड में, ठीक है। ये दो इक्वेशन हो गई। इन दो इक्वेशन का क्या कर लो, रेशियो ले लो, है ना। इनका क्या कर लो, रेशियो ले लो। रेशियो ले लोगे तो क्या हो जाएगा, देखो 0.06 बाई 1 इक्वल टू v1 माइनस v2 इंटू 4 अपॉन v1 प्लस v2 इंटू 8। ये हो जाएगा 4 2 8 और ये हो जाएगा 6/100 अगर गौर करोगे तो। और ये जो डेटा है ये हो जाएगा v1 माइनस v2 और नीचे हो जाएगा 2v1 प्लस 2v2। कोई डाउट नहीं यहाँ तक? कोई डाउट नहीं यहाँ तक? अब देखो फर्दर क्या करेंगे, इसको छोटा कर लो 350, ठीक है। और एक काम करो, इसको ऐसे रहने दो v1 प्लस v2 इंटू 2, इसको कैंसिल कर दो यहाँ से तो 25 हो जाएगा, ठीक है। ये ज्यादा बढ़िया रहेगा, ऐसे रहने दो। अब क्रॉस प्रोडक्ट कर लेंगे तो ये देखो इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3v1 प्लस 3v2 और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 25v1 माइनस 25v2।
अब देखो सारे V2 वाले टर्म को एक तरफ कर लो, तो 25 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 28, और ये उधर जाएगा तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं V1 वाले हिस्से को एक तरफ कर दो, V2 वाले हिस्से को एक तरफ, तो ये इधर लाने पर कितना हो जाएगा 28 V2 बराबर बराबर 22 V1। तो V1 यहाँ और V2 इधर ले आओ, 28 अपनी जगह पर है, 22 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 14/11, यानी 14:11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा V1:V2। ठीक है, अब किसको बड़ा किसको छोटा का है ये मेंशन नहीं था, तो ऑप्शन के हिसाब से हम देख लेंगे। ठीक है, तो 14:11 नहीं होगा तो हम 11:14 लगा देंगे। क्लियर, ये बहुत अच्छा सवाल था। अब देखिए 9th क्लास में कहीं पर भी रिलेटिव वेलोसिटी की बात नहीं है। क्लियर, लेकिन वो पूछा जा रहा है, इसलिए जब एंट्रेंस की तैयारी आप करते हैं तो वो थोड़ा स्कूल के एग्जामिनेशन से क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि टीचर पहले से इन सब चीजों को देखे हुए होते हैं, उनको पता होता है क्या क्या चीजें आने वाली है, उनको ध्यान में कंसिडर करते हुए वो चलते हैं। ठीक है, ठीक, तो इनको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका। ठीक है, तो चलते हैं हम अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4। अ ट्रेन travels some distance with a speed of 30 km/h and returns with a speed of 45 km/h. The average speed of the train is। ठीक है, तो कह रहा है कि एक ट्रेन जो है कुछ दूरी तक 30 km/h से चलता है और फिर वहां से वो रिटर्न हो जाता है 45 km/h से। तो बताओ उस ट्रेन की एवरेज स्पीड जो है वो कितनी है। तो देखो मान लो ट्रेन ए से बी तक गया है, ठीक है, कितनी स्पीड से 30 km/h से, ठीक है, और बी से ए तक वापस लौटा है 45 km/h से। ठीक है, 45 km/h से। तो कह रहा है पूरे जर्नी के लिए एवरेज स्पीड कितनी है। याद रखना यहाँ पर एक चीज, अगर एवरेज वेलोसिटी कहता तो जीरो होता, क्यों, क्योंकि रिटर्न होके आ जाता तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो होता। तो एवरेज वेलोसिटी तो जीरो है, लेकिन वो एवरेज स्पीड पूछ रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक चीज बता दूं, ये एक शॉर्टकट है। ठीक है, ये एक शॉर्टकट है। ठीक है, इस शॉर्टकट का अगर प्रूफ जानना हो कि कैसे आया है तो वो कमेंट कर देना, मैं अगली वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर कि ये बातें कहां से आई है। शॉर्टकट क्या है कि अगर मान लो कि पूरी जर्नी जो भी चलना है उस जर्नी का अगर हाफ डिस्टेंस कोई पार्टिकल v1 स्पीड से चलता है और नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस किसी v2 स्पीड से चलता है, तो इस पूरे जर्नी के लिए दोबारा से देख लेते हैं। सवाल क्या था कि ए से बी तक 30 km/h से गया है और बी से ए तक 45 km/h से गया है, तो इस पूरे जर्नी के लिए एवरेज स्पीड क्या होगी, जबकि मैंने कहा कि एवरेज वेलोसिटी जीरो होगा। तो मैं इस पे आगे डिस्कस कर रहा था कि इसके लिए एक शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्या है कि अगर मान लो पूरी जर्नी का जो भी दूरी है, मान लो डी डिस्टेंस है, उस डी डिस्टेंस का अगर आधा डिस्टेंस पार्टिकल v1 स्पीड से चलता है और आधा डिस्टेंस v2 स्पीड से चलता है, तो उसकी जो एवरेज स्पीड होती है वो होती है 2v1v2 बाय v1 प्लस v2। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखना। ठीक है, क्योंकि ऐसे सवाल कई बार पूछे हैं एमयू ने। ठीक है, तो इसको याद रखना। अगर इसका ये प्रूफ चाहिए कि कैसे आया है तो कमेंट कर देना, मैं इस पे एक शॉर्ट्स वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो चलिए अब इस सवाल पे देखेंगे क्या यहाँ पर ये चीजें अप्लाई हो रही है। तो देखो बिल्कुल हो रही है। ये देखो गया और लौट कर आया, इसका मतलब ये जाने वाली दूरी आधा डिस्टेंस टोटल का और लौटने वाली दूरी आधा डिस्टेंस, मतलब इसको कह देंगे v1 और इसको कह देंगे v2। तो v एवरेज हो जाएगा क्या 2v1v2 बाय v1 प्लस v2। ठीक है, यानी v एवरेज हो जाएगा 230 इंटू 45 अपॉन 30 प्लस 45। तो v एवरेज विल बी 2 इंटू 30 इंटू 45 और इसको अगर ऐड कर दोगे तो 75। ठीक है, तो देखो 15 3 जा 45 होता है, 15 5 जा 75 होता है और 5 6 जा 30 होता है। तो 6 2 जा 12 3 जा 36 km/h ये हो जाएगा एवरेज स्पीड। ठीक है, तो 36 km/h ये क्या हो जाएगा एवरेज स्पीड हो जाएगा। क्लियर, ठीक है।
तो देखो ये तो समझाने का टाइम था, मतलब इधर जो मैंने बताया है वो सिर्फ समझने में वो टाइम गया है, सॉल्यूशन तो आपको इतना ही करना था। ठीक है, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ही है। ठीक है, थैंक यू। अगले सवाल पे चलते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट फॉर ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज। ठीक है, कह रहा है कि न्यूमेरिकल रेशियो क्या होगा डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट का। तो एक चीज देखिए कि डिस्टेंस जो है उसकी वैल्यू हमेशा डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से बड़ा होता है या उसके बराबर हो सकता है। ठीक है, अब यहां पर अगर डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट का रेशियो लेना है तो एक काम कर लो, इसको डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से दोनों तरफ डिवाइड कर दो। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? ये डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो इधर तो 1 हो जाएगा, ये रेशियो हो जाएगा। तो न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। क्या होगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। होपफुली ये बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, मैं यहीं पर एक चीज और डिस्कस कर दूं, अगर ये उल्टा बोल दे, ठीक है, ये एडिशनल है, ठीक है, अगर वो कह दे कि डिस्प्लेसमेंट से के मैग्नीट्यूड से डिस्टेंस का रेशियो, तो याद रखना फिर डिस्टेंस से डिवाइड करते तो ये चीजें इधर आ जाती, ये चीजें किधर आ जाती, ये चीजें इधर आ जाती। चलो मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूं, ये चीजें इधर आ जाती, ये हो जाता डिस्प्लेसमेंट से डिस्टेंस का रेशियो लेस देन इक्वल टू 1 होता है, जबकि डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट का रेशियो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ the distance traveled by the body in meter is तो सबसे पहले ये देखो कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, उन चीजों को समझो। ठीक है, तो देखो कभी भी अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ हो, ठीक है, और यहां से तुम्हें क्या निकालना है, दो सवाल पूछा जा सकता है। एक तो पूछा जा सकता है कि डिस्टेंस निकालो, दूसरा पूछा जा सकता है कि डिस्प्लेसमेंट निकालो। ठीक है, तो सबसे पहले सुनो, कभी भी वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ से डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट पूछे तो याद रखना हम निकालते क्या है, एरिया निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एरिया निकालते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? एरिया अंडर वी वर्सेस टी ग्राफ, और डिस्प्लेसमेंट कहा जाएगा तब भी हम क्या निकालेंगे? एरिया ही निकालेंगे। मतलब डिस्टेंस के लिए भी एरिया निकालेंगे और डिस्प्लेसमेंट के लिए भी क्या निकालेंगे? एरिया निकालेंगे। ठीक है, वो रब हो गया था तो मैं दोबारा लिख दिया। ठीक है, डिस्टेंस के लिए भी एरिया निकालेंगे और डिस्प्लेसमेंट के लिए भी क्या करेंगे? एरिया ही निकालेंगे। दोनों में फर्क क्या होगा कि डिस्प्लेसमेंट जब हम निकालते हैं तो एरिया के लिए साइन कंसिडर किया जाता है, जैसे मतलब ऊपर वाले एरिया को पॉजिटिव मानेंगे, नीचे वाले एरिया को नेगेटिव मानेंगे, तब डिस्प्लेसमेंट लेते हुए। लेकिन डिस्टेंस लेते हुए साइन नहीं मानेंगे, सबको पॉजिटिव वैल्यू ही मानकर ऐड करेंगे। बात समझ में नहीं आई? ठीक है, बस समझ में आ गई? ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखना। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर कह रहा है कि इन द फॉलोइंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन मीटर इज, तो इस वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ से हमें पता करना है कि बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो पूरा का पूरा ऊपर ही है, तो इस ट्रेपेजियम का एरिया निकाल लेंगे। तो डिस्टेंस यहाँ पर क्या हो जाएगा? एरिया। ठीक है, तो ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। देखो यहाँ से यहाँ तक 30 और यहाँ से यहाँ तक 10 से 20 तक, यानी ये 10 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा, और हाइट जो है ये हो जाएगी यानी कि 10। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड का मतलब 10 प्लस 30 इंटू हाइट इज 10, व्हाट यू विल गेट? हाफ 40 इंटू 10, इसको कैंसिल कर दो तो 20, यानी कि 200 मीटर। कितना हो जाएगा? 200 मीटर। ये हमारा डिस्टेंस हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, होपफुली ये समझ में आ गया होगा। लेकिन याद रखना है कि ऊपर सिर्फ ग्राफ है तब तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन नीचे भी अगर आ गया उसका कुछ पोर्शन तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग आएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले एरिया को पॉजिटिव मानेंगे, नीचे वाले एरिया को नेगेटिव मानेंगे डिस्प्लेसमेंट के लिए,
जबकि डिस्टेंस निकालने के लिए दोनों एरिया को हम पॉजिटिव ही मानकर चलते हैं, क्योंकि एरिया जो डिस्टेंस है उसमें हम ये नहीं देखते डायरेक्शन ऑफ मोशन की किधर है, ठीक है, पार्टिकल गया और लौट कर आ गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर हम टोटल डिस्टेंस ट्रेवल देखते हैं ना। ठीक है, तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर ए टू पार्टिकल्स ए एंड बी, है ना, आर स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड एट 30 डिग्री विद द टाइम एक्सिस एंड 30 डिग्री विद द डिस्प्लेसमेंट एक्सिस रेस्पेक्टिवली। रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ द टू पार्टिकल इज, कह रहा है कि दो पार्टिकल है, ठीक है, दो पार्टिकल है, उसका डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, उसका डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है ए और बी का। तो कह रहा है द स्ट्रेट लाइन, वो क्या है, स्ट्रेट लाइन है, इंक्लाइंड एट 30 डिग्री विद द टाइम एक्सिस। ए के लिए ये 30 डिग्री इंक्लाइंड है टाइम एक्सिस से, और बी के लिए ये 60 डिग्री पर इंक्लाइंड है डिस्प्लेसमेंट, 30 डिग्री पर ही इंक्लाइंड है डिस्प्लेसमेंट एक्सिस से, ठीक है। तो कह रहा है कि इन दोनों के वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा। तो सबसे पहले यहां पर समझो एक नोट, ठीक है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ गिव्स, सॉरी गलत लिख दिया, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ gives velocity, ठीक है। अब यहाँ पर एक टर्म आता है, बहुत बच्चों को दिक्कत होता है कि स्लोप क्या होता है। देखो स्लोप निकालने के अलग अलग तरीके हैं, इनका भी अगर जानना हो तो हमें कमेंट कर देना, अभी मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। देखो अगर कोई ग्राफ दिया हुआ है और ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से जो भी एंगल बनाता है उसके टेन थीटा की जो वैल्यू होती है उसी को क्या कहते हैं, स्लोप बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। अब ऐसे देखो ए के लिए टाइम एक्स एक्सिस का मतलब यहाँ पर टाइम एक्सिस हो गया, टाइम एक्सिस से ये 30 डिग्री बना रहा है और ये डिस्प्लेसमेंट से 30 डिग्री बना रहा है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 60 डिग्री, यानी वेलोसिटी ऑफ ए से वेलोसिटी ऑफ बी का जो रेशियो होगा, वेलोसिटी ऑफ ए से जो वेलोसिटी ऑफ बी का रेशियो होगा हो जाएगा 1030 अपॉन 1060 स्लोप के डेफिनेशन के हिसाब से। अब 1030 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 और 1060 कितना होता है सिर्फ √3, ये √3 नीचे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1/3 यानी 1:3, ओके। समझ में बात है कि नहीं है, कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। हो सकता है अगर कहीं पर कैलकुलेशन एरर वगैरह हो जाए तो उसको अपनी तरफ से रेक्टिफाई कर सकते हो या कमेंट करके पूछ सकते हो, अगर कहीं पर कैलकुलेशन में वाकई एरर हुआ तो हम वहां पे रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8, ये भी अच्छा सवाल है लेकिन आसान है, ठीक है। कह रहे हैं पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर क्वार्टर अ सर्किल वुड बी, ठीक है। कह रहा है कि एक पार्टिकल है सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, एक पार्टिकल है जो सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, इसकी रेडियस r है, तो कह रहा है डिस्प्लेसमेंट कितना होगा अगर एक क्वार्टर सर्किल वो मूव कर चुका है। तो एक क्वार्टर सर्किल का मतलब सर्किल को 4 हिस्से में बांटो ऐसे, ठीक है, तो वो इस पर सिर्फ इतना सा हिस्सा मूव किया है, यही मतलब हुआ ना, सिर्फ इस पे ये इतना सा हिस्सा मूव किया है, इतना सा हिस्सा मूव किया है, इसकी रेडियस r है, ठीक है। तो अगर कोई ए से बी तक गया इस पाथ से होकर तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सोच के देखो, डिस्प्लेसमेंट तो ये होगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट तो ये होगा, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या कर देंगे, पाइथागोरस लगा देंगे, और अगर गौर करोगे तो ये क्या हो जाएगा √r² प्लस r², 2r² का रूट √2r, वैल्यू कितनी हो जाएगी √2r, ये हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट √2r। मेरे ख्याल से यहाँ पर ये जो ऑप्शन दिया गया है एम में गलती नहीं थी, यहाँ पे जो टाइप किया गया उसमें गलती हुई है, ये है √2r, ठीक है, कितना हो जाएगा √2r। अच्छा मैं यहाँ पर एक चीज और बताऊं, अगर इसी सवाल में तुमसे डिस्टेंस पूछता, आंसर तो ये है, मैं एडिशनल बात बता रहा हूँ, अगर यहाँ पर डिस्टेंस पूछेगा फिर वैसे केस में ये आर्क लेंथ निकालेंगे, यानी ए बी आर्क की वैल्यू बताएंगे और वो कितना होगा 1/4 ऑफ 2πr, ठीक है। तो फिर ये आंसर होता πr/, कितना होता πr/2,
ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलो खैर, यहाँ पे रूट 2 छूट गया है, ये सही कर लेना, ये अंडर रूट 2 आ रहा है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? अ कार ऑफ मास, कह रहा है a car of mass 200 kg moves with the initial speed of 72 km per hour. If on applying brake, a constant deceleration 0.2 meter per second square is produced. The distance covered by the car before it stops would be. ठीक है, तो सबसे पहले देखो मास दिया है 200 kg, सारे डाटा को लिख लेते हैं। ठीक है, इनिशियल स्पीड दिया हुआ है 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पर एक चीज मैं बता दूं कि 1 किलोमीटर पर आवर की वैल्यू मीटर पर सेकंड में कितनी होती है? देखो 1000 मीटर और ये 60 इंटू 60 3600 सेकंड होता है ना। ठीक है, इसको 2 जीरो से खत्म कर दो और ये 5 और ये 2 से कैंसिल करने पर 18, यानी 1 किलोमीटर पर आवर हकीकत में 5/18 मीटर पर सेकंड होता है। तो इसलिए कई बार किलोमीटर से पर आवर में जाने के लिए हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना आप, ये 72 इंटू 5/18, 18 4 72, यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी 0 है चूंकि वो रुक जाता है, और डिसेलरेशन यानी कि -0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो कह रहा है कितनी दूरी वो चला होगा, तो थर्ड इक्वेशन लगाएंगे, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी 0 है, 0 का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 20 है, 20 का स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन इज -0.2 एंड डिस्प्लेसमेंट इज s। ये हो जाएगा 400, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा -0.4s। तो ये हो जाएगा 0.4s इक्वल टू 400, यहाँ से s बराबर हो जाएगा 400 अपॉन 0.4, 0 ऊपर कर दो, ये हो जाएगा 4000/4, दैट विल बिकम 4000/4, दैट विल बिकम 1000 मीटर। तो 1000 मीटर का मतलब हो गया 1 किलोमीटर। तो कितना हो जाएगा? 1 किलोमीटर। तो कार 1 किलोमीटर चलने के बाद क्या हो गया होगा? रुक गया होगा। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, a car starts from rest and moves along y direction with a uniform acceleration of 6 meter per second square for 6 सेकेंड। ठीक है, y एक्सिस की तरफ चलता है। ठीक है, रेस्ट से 6 सेकंड तक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। फिर क्या कह रहा है? एंड देन कंटिन्यूज विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और फिर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलने लगता है। कह रहा है द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन 10 सेकेंड सिंस इट स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट। ठीक है, तो कह रहे हैं टोटल दूरी कार ने कितना चला होगा 10 सेकेंड में शुरुआत से। तो देखो मैं जरा इसको पिक्चराइज कर लूँ, मान लो ये y एक्सिस है, ये कोई y एक्सिस है, इस y एक्सिस पर इक्वल टू 0 पर कोई पार्टिकल चला, यानी चलना शुरू किया। ठीक है, यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ से चलना शुरू किया। उसके बाद कह रहा है कि 6 सेकेंड तक है ना, t इक्वल टू 6 सेकेंड तक इसका एक्सेलरेशन था 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बताओ यहाँ से यहाँ तक आने में इसके पास एक वेलोसिटी आ चुकी होगी। ठीक है, अब कह रहा है ये जो फर्दर आगे का टाइम है, मतलब 0 से 10 सेकंड तक, या कह लो 6 से 10 सेकंड तक आगे का जो टाइम है, 6 से 10 सेकंड तक आगे का जो टाइम है, ये यूनिफॉर्म मोशन से चलता है। यानी ये जो वेलोसिटी यहाँ पर ये अचीव किया था, उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से ये आगे चला होगा ना, इसी कांस्टेंट वेलोसिटी से ये आगे चला होगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो हम क्या कर लेंगे, ये वाली दूरी निकाल लेंगे कितना है, और ये वाली दूरी निकाल लेंगे कितना है, और फिर हम उसको जोड़ देंगे तो टोटल दूरी आ जाएगी। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे जरा देखो। देखो यहाँ से यहाँ तक के लिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हो, मतलब इसको मैं S1 कह दूं और इसको S2 कह दूं। तो S1 निकालने के लिए मैं लिख दूंगा U तो 0 है, प्लस हाफ, A की वैल्यू 6 है, टाइम है, टाइम भी 6 है, तो 6 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा ये S1 की वैल्यू, ये हो जाएगा 3 इंटू 36, 6 3 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 प्लस 1 10, यानी 108 मीटर। S1 तो हो गया 108 मीटर। अब ये S2 कितना है? S2 के लिए हमें V चाहिए, क्योंकि V आ जाएगा तो स्पीड इंटू टाइम, वेलोसिटी इंटू टाइम कर देंगे। तो V निकाल लेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, V इक्वल टू U प्लस 80, U 0 है, A की वैल्यू है 6, यहाँ से यहाँ तक के लिए 6,
इनटू टाइम भी 6 है, तो v की वैल्यू हो जाएगी 36 मीटर पर सेकेंड। अब S2 जो है, चूंकि ये यूनिफॉर्म मोशन है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, वेलोसिटी इनटू टाइम दैट विल गिव यू डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी इज व्हाट, 36 मीटर पर सेकेंड, और 6 से 10 तक में कितना हो जाएगा टाइम, 4 सेकेंड का। व्हाट यू विल गेट, 6 4 24, 2 कैरी, 4 3 12 प्लस 2 14, 144 मीटर। तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, S1 प्लस S2 यानी कि 108 प्लस 144, 8 प्लस 4 12, 1 कैरी, 4 प्लस 1 5, 1 कैरी 5, कोई कैरी नहीं होगा, 1 प्लस 1 2, कितना हो जाएगा 252 मीटर। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा टाइम है तो हम आज के सेशन में यहीं तक रखेंगे, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे कि आपको देखने में भी क्या हो परेशानी हो। तो क्वेश्चन नंबर 10 से आगे जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू।